सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के बारे में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट रूल थे वो पीपल्स की लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे। सो हमने कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो विलेजर्स चाहते थे और क्या वो सोच थी जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स चाहते थे, और उन दोनों की सोच में क्या डिफरेंस था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिड दिस फॉरेस्ट रूल अफेक्ट द कल्टीवेशन। तो ये जो फॉरेस्ट रूल जो फॉरेनर्स ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था वो हमारे कल्टीवेशन को किस तरीके से अफेक्ट कर रही थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट था यूरोपियन कॉलोनीज़ का वो था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, या जिसे स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है जो एशिया में प्रैक्टिस की जाती थी, और एशिया के साथ साथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका में भी ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी। इट हैज़ लोकल नेम्स सच एज लैडिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन द सेंट्रल अमेरिका, काइट मैने और टैनी इन द अफ्रीका, कीना इन द श्रीलंका, और इंडिया में इसे धाइपा, पेंडा, बेवार, नेवाड़, झूम, पोडू, खंदाद और खुमरी जैसे लोकल नामों से भी जाना जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि सबसे पहले कि फॉरेस्ट के किसी एक हिस्से को काटा जाता है और जलाया जाता है, और फिर वहाँ पे बीज बोए जाते हैं, और जैसे ही बरसात होती है वहाँ पर फसल होती है, और उस फसल को अक्टूबर नवंबर के आसपास काट दिया जाता है। फिर वो उस जगह पर 2-3 सालों तक खेती करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जब ऐसे 2-3 सालों पर खेती करने के बाद उस खेत को वो वापस कुछ वक्त के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पे वापस फॉरेस्ट उग जाए, और वो लोग फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से को काटते हैं, उसको जलाते हैं, और फिर वहाँ पे यही काम कर रहे होते हैं। और चूंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया जा रहा है, एक ही जगह पर एग्रीकल्चर लगातार नहीं किया जा रहा, इसलिए इस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट के एक हिस्से को वो काटते हैं, और वहाँ पे काटने के बाद उसको वह सीड डाल देते हैं, और फिर बरसात के बाद वहाँ पे फसल होती है, जिसको फिर वो अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं, और कुछ सालों तक ये काम करते हैं, और फिर उस खेत को वो वैसे ही छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट उग जाए, और वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्सों पे ये काम करने लगते हैं। फिर अगले हिस्से, फिर उसके बाद फिर 2-3 सालों बाद फिर अगला हिस्सा। इससे होता क्या है कि एग्रीकल्चर रेगुलरली शिफ्ट होती रहती है, हैंस दिस इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में आप कई तरीके के जो क्रॉप्स हैं वो उगा सकते हो, है ना। इन सेंट्रल इंडिया या अफ्रीका में हम मिलेट्स उगाते हैं, ब्राज़ील में मैनुएक, या अमेरिका में मेज़ या बीन्स जो है वो इसी तरीके से खेती से होती है। अब ये यूरोपियन फॉरेस्टर जो थे वो ह्यूमन की ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थी उसे हार्मफुल मानते थे, और इसका कारण ये था कि they felt that the land which are used for cultivation every few years could not grow trees for the railway tree timber। उनका मानना था कि अगर किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर लैंड पर हर कुछ सालों के बाद अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो फिर उस जगह पर कभी भी इतनी बड़ी रेलवे टिम्बर के लिए जो लकड़ी चाहिए वो वाले पेड़ कभी भी उग नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर वहाँ पे खेती हो रही है तो जो फसल है वो ज़मीन के पूरे मिनरल्स ले लेती है। ऐसे में वहाँ पे वो वाले पेड़ नहीं उग सकते जिनकी लकड़ियाँ वो टिम्बर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उनका ये भी मानना था that when a forest was burned there was the added danger of the flames spreading and burning the valuable timber। उनका मानना ये भी था कि जो ये लोग फॉरेस्ट के एक हिस्से को काटते हैं और फिर जलाते हैं, तो जलाने से जो फॉरेस्ट का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पे के लकड़ियाँ भी वो आग को पकड़ सकती हैं, और जिससे जो बचे हुए फॉरेस्ट में टिम्बर हो रहा था वो टिम्बर भी जल के वैल्यूएबल टिम्बर जो है वो जल के ख़त्म हो सकता है, और अंग्रेज़ों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हैंस इसलिए उन्होंने क्या किया, इस जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको बैन कर दिया। बैन करने के कारण पूछे जाए तो बैन करने का कारण ये था कि वो इसे हार्मफुल मानते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि किसी खेत पर यदि हर कुछ सालों में कल्टीवेशन हो रहा है तो फिर उसमें रेलवे टिम्बर लायक फॉरेस्ट नहीं उगाया जा सकता। और दूसरा कि अगर वहाँ पे
फॉरेस्ट को जला रहे हैं तो उससे फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में भी आग का खतरा बना रहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। अगर आप देखोगे इस इमेज को, तो इस इमेज में भी आप देख रहे हो कि जंगल के एक हिस्से को आगे पेड़ काट दिए गए और वहाँ पे आग लगा दी गई, और फिर वो जो ऐश बची थी उसी में सीड्स डाल देते हैं। यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। पर कई बार क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, या हाल फिलहाल में खासकर गर्मियों के समय आप न्यूज़ देखो तो आप देखते हो कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, या पूरा जंगल का इतना बड़ा हिस्सा आग की लपेट में आ गया, कई दिनों तक वो आग चलती रहती है। तो ये कारण ये होता है कि नॉर्मली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल का एक हिस्सा आप काट के आग तो लगा देते हो, पर वो हिस्सा फिर दूसरे हिस्सों में आग पहुंचा देता है, और फिर वो हिस्सा आग पकड़कर पूरे जंगलों में वो आग धीरे धीरे फैलाता रहता है। इससे पूरे जंगल को नुकसान पहुंचता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट द टैक्सेस। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से गवर्नमेंट को एक चीज़ का और नुकसान होता था कि उनको इस बात की मुश्किल होती थी कि टैक्स कैसे वसूला जाए, है ना। तो उनको टैक्स कैलकुलेट करने में भी परेशानी आती थी, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। और इससे रिजल्ट ये हुआ कि मैनी कम्युनिटीज़ वेर फोर्सबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन वाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रेबिलियंस। तो इससे कारण ये हुआ कि जो कुछ कम्युनिटीज़ थी उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, कुछ को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा, और कुछ जो थे उनको बड़े बड़े रेबेलियंस ग्रुप में वो शामिल हो गए। हु कुड हंट नाउ, द नेक्स्ट टॉपिक इज शिकार कौन कर सकता था, या हु कुड हंट। द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंजेस द लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। Before the forest law, many people who lived in or near the forest had survived by hunting deer, partridge, and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by forest law. Those who were caught hunting were now punished for poaching. While the forest law deprived peoples of their customary rights to hunt, hunting of big games became a sport. In India, hunting of tigers and other animals had been the part of the culture of the court and the nobility for the centuries. Many Mughal paintings show the princes and the emperors enjoying a hunt, but under the colonial rule, the scale of hunting increases to such an extent that various species became almost extinct. The Britishers saw large animals as a sign of wild, primitive, and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the Britishers could civilize India. सो हु कुड हंट, सो कहने का मतलब था कि ये जो फॉरेस्ट लॉ था, ये जो नया फॉरेस्ट लॉ था, इन्होंने जंगल में रहने वाले लोगों की लाइफ को एक अलग तरीके से चेंज किया। कुछ तरीके से चेंज किया, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप वहाँ पे अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, या लोगों को अपना ऑक्यूपेशन ही बदलना पड़ा। अब आप जंगलों से लकड़ियाँ तोड़ के नहीं ला सकते, या अपने गाय भैंस चराने के लिए नहीं ले जा सकते। इस तरीके से तो चेंज हुआ ही, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी था जिसके कारण से उनकी लाइफ चेंज हुई, और वो ये था कि अब नए फॉरेस्ट रूल के हिसाब से अब किसी भी विलेजर को हंटिंग करने का भी जो अधिकार था वो छीन लिया गया। और नए फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, जो लोग डियर या छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करके सरवाइव करते थे, उनको शिकार करके सरवाइव करते थे, अब नए फॉरेस्ट लॉ में ने उसे प्रोहिबिटेड कर दिया। और यहाँ तक कि जो भी हंटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा, अब उसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड हो गई। तो जिससे हुआ क्या कि नए फॉरेस्ट लॉ ने पीपल्स के जो बेसिक अधिकार थे हंट करने का, वो भी छीन लिया। लेकिन उन अंग्रेज़ों ने कुछ आम लोगों से हंटिंग का अधिकार तो छीन लिया, लेकिन उन्होंने खुद के लिए हंटिंग को एक बहुत ही बड़ा गेम बना दिया, है ना। आप भारत में देखते हो कि हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन द पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट्स एंड नोबिलिटी फॉर द सेंचुरीज। आप जानते हो कि भारत जैसे देश में शेर या बड़े जानवरों का शिकार करना हमारे कल्चर का हिस्सा था पहले। आपने बहुत सारी मुग़ल पेंटिंग्स देखी होगी जिसमें जो राजा महाराजा थे वो शिकार करते हुए या शिकार को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। ये सब हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में या कल्चर में बहुत पहले से हो रहा था।
पर कॉलोनियल रूल आने के बाद हंटिंग का स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ा कि क्योंकि वो खुद हंटिंग करते थे। अब उन्होंने आम विलेजर्स को या आम लोगों को हंटिंग करने से तो रोक दिया, लेकिन उन्होंने खुद के लिए हंटिंग को एक गेम बना दिया, और जिसके कारण से वो उन्होंने इस हंटिंग के गेम को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया कॉलोनियल रूल में कि अब हंटिंग में जो है हंटिंग का जो स्केल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एनिमल्स की कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, या आप कह सकते हो कि वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए, है ना। और इसका कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स को या प्रिमिटिव एनिमल्स को सोसाइटी के लिए खतरा मानते थे। दे बिलीव डैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिशर्स वुड सिविलाइज इंडिया। उनका ये मानना था कि अगर वो बड़े एनिमल्स को मार देंगे तो वो इंडिया जैसे गरीब या ग्रामीण देश को सिविलाइज कर पाएंगे। दे गेव रिवार्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, वूल्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड दैट दे पोस्ट अ थ्रेट टू द कल्टिवेटर। जो लोग भी टाइगर्स, वूल्स या बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, अंग्रेज उनको इनाम दिया करते थे। अब पुराने समय में हमारे देश में लगभग 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स और लगभग 2 लाख वुल्स जो थे वो 1875 से 1925 के बीच में मारे गए। तो आप ये देखें, इन 50 सालों में हमारे देश में लगभग 80,000 बाघ, 1.5 लाख लेपर्ड और लगभग 2 लाख वुल्स हमारे देश से ख़त्म हो गए। और यही वो कारण था कि हमारे देश से आज के समय में जो बाघ है वो विलुप्त ही हो चुके हैं। पुराने समय में ये जो कॉलोनियल पीरियड था, यहाँ पर बाघ को मारना एक प्रकार की ट्रॉफी के रूप में या एक सम्मान के रूप में देखा जाता था। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्ड्स अप टू 1957। सरगुजा के जो महाराज थे उन्होंने अकेले ही 1100 से ज़्यादा टाइगर्स, 2000 लेपर्ड उन 1957 तक ख़त्म कर दिए थे। A British administrator George Hughes killed 400 tigers, and initially certain areas of forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all the species of animals need to be protected, not to be killed. So, जब ये हंटिंग का प्रोसेस या हंटिंग का जो गेम था वो कॉलोनियल पीरियड द्वारा तब तक चलता रहा जब तक कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट या कंजर्वेटर्स ने ये नहीं कह दिया या इस बात पे जोर नहीं दिया कि एनिमल की हर स्पीसीज, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो या वाइल्ड एनिमल हो, हर एनिमल की प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चला कि किस तरीके से जो नए फॉरेस्ट रूल थे वो विलेजर्स को या कॉमन मैन को तो दबा रहे थे, पर वो रूल बड़े लोगों पर लागू नहीं हो रहे थे। विलेजर्स के लिए आप जंगल पे हंटिंग करना मना कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद के लिए या बड़े बड़े राजाओं के लिए हंटिंग को एक स्पोर्ट्स बना दिया, है ना। और हंटिंग के स्पोर्ट्स बनने से जितना नुकसान जब विलेजर्स हंटिंग करते थे तब नहीं होता था, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान जब ये एक स्पोर्ट बन गया उसके बाद नुकसान हुआ। और हम 1875 से 1925 के बीच में 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स और 2 लाख वुल्स जो थे हमारे देश से ख़त्म हो गए। और आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास देश में 1,500 टाइगर्स भी नहीं बचे हैं। और आज से 10 साल पहले तो हमारे देश में टाइगर्स 100 से भी कम थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम्स या स्कीम्स आई जिसके कारण से टाइगर को कंजर्व किया गया, और जिसके बाद हम टाइगर की कुछ स्पीसीज को बचा के उसकी संख्या को बढ़ा पाए हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यू ट्रेड्स एंड द न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू सर्विसेज। While the people lost out in many ways after the forest departmental took control of the forest, some people benefited for the new opportunities that they opened up in trade. Many communities left their traditional occupation and started the trading in the forest product. This happened not only in India but across the world. कहने का मतलब है कि जब भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट का कंट्रोल लिया, या फिर जब नया फॉरेस्ट रूल आया, उसके बाद बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। हमने पढ़ा
कुछ विलेजर्स को नुकसान हुआ, उनको अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़ा, या वो अब खेती नहीं कर पा रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था, उनसे कुछ अधिकार छीन लिए गए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस नए रूल से फ़ायदा हुआ और इन्होंने अपने लिए एक बाहर की तरफ एक नए ट्रेड में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या उनका जो पारंपरिक ऑक्यूपेशन था उनको छोड़कर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में अब डील करने लगे थे। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा था, बल्कि वर्ल्ड में कई जगहों पर ये चीज़ हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, with the growing demand for the rubber in the mid 19th century, the Munduruku peoples of Brazilian Amazon, who lived in village on high ground and cultivated manioc, and began to collect latex from the wild rubber trees for the supplying to the traders. And gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on the traders. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अमेज़ोन, ब्राज़ीलियन अमेज़ोन में रहने वाले मुनरुकू पीपल को, जिन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन पर लार्ज अमाउंट पर मैनियोक की खेती की और फिर उनसे उन्होंने रबड़ के लिए लेटेक्स निकालना शुरू किया और सप्लायर्स को या ट्रेडर्स को वो अपना रॉ मटेरियल देने लगे, जिससे वो पूरी तरीके से अब उन ट्रेडर्स पे डिपेंड कर रहे थे। इन इंडिया, द ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू. From the medieval period onwards, we have the record of Adivasis communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk canoon, ivories, bamboo, spices, fibers, grasses, gums, and races through the nomadic communities like the Banjara. भारत में भी जो ये फॉरेस्ट ट्रेड है, ये कोई नया नहीं है। मिडिवल पीरियड से ही हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट में डील करते आए हैं और हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि पुराने समय में जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वो किस तरीके से फॉरेस्ट ट्रेड्स करती थी। वो एलिफेंट्स के बहुत सारे गुड्स पे डील करती थी, जैसे उनके हाइड्स हो गई, उनके हॉर्न हो गए, है ना, जानवरों के हॉर्न्स हो गए, सिल्क कनून हो गए, आइवरीज हो गई, बम्बू हो गए, मसाले हो गए, फाइबर्स हो गए, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए। और इन सब चीज़ों को हमारे प्राचीन काल के जो आदिवासी थे, जिनको यहाँ हम बंजारा कहते थे, वो लोग फॉरेस्ट ट्रेड करते थे, अलग अलग जगह जाते थे और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे। सो फॉरेस्ट ट्रेड हमारे देश में भी कोई नया नहीं है। With the coming of Britishers, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest product of particular area. पर अंग्रेज़ों के आने के बाद अब जो ये ट्रेड था, ये जो फॉरेस्ट ट्रेड था, जो हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा था या दुनिया के हर देशों में चल रहा था, हमारे देश में जब से ब्रिटिशर्स आए, अब ये जो ट्रेड था वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest product of particular area. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन फर्म्स थी उनको ये एकाधिकार दे दिया कि अब वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेच सकती हैं। कहने का मतलब ये होता है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसने ये बोला कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे ही कंट्रोल लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने सबको बैन कर दिया और वहाँ पे खुद की एक यूरोपियन फर्म को ही उसने केवल अधिकार दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचने का। और ऐसा उन्होंने केवल एक जगह नहीं किया, कई जगहों पर उन्होंने ऐसे यूरोपियन फर्म्स को sole right दिया. Grazing and the hunting by the local people were restricted, and in the process, many pastoralist and nomadic communities like Kowaras, Karacha, and Yarukula of the Madras Presidency lost their livelihood, and some of them began to call the criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines, and plantation under government supervision. लोकल पीपल द्वारा जो ग्रेजिंग थी, चराना था या हंटिंग थी, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसके कारण से हुआ क्या कि हमारे देश की बहुत सारी जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी, लाइक कोरोवा या कराचा या येरुकुला मद्रास प्रेसिडेंसी की, उनको अपना लाइवलीहुड खोना पड़ा और कुछ को तो क्रिमिनल ट्राइब्स भी घोषित कर दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स का मतलब वो ट्राइब्स या वो जनजाति जो क्रिमिनल थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से हंटिंग करना या ग्रेजिंग करना अब एक क्राइम हो गया था, इसलिए इनमें से कुछ जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया और कुछ को
were forced to work instead in factories, mines, plantation and under government supervisions. और कुछ को ज़बरदस्ती फोर्सफुली गवर्नमेंट की सुपरविज़न के अंदर फैक्ट्रीज़ या माइंस में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस तरीके से जो नया ट्रेड था, ये जो नए ट्रेड पॉलिसीज़ आई, उन्होंने भी आदिवासियों की लाइफ को इस तरीके से अफेक्ट किया। बहुत सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन वो कुछ लोग जो थे वो बहुत कम मात्रा में थे। नॉर्मली फ़ायदा जो केवल ब्रिटिशर्स को हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचने का एकाधिकार भी यूरोपियन फर्म्स को मिल रहा था। और जो हमारे देश की आदिवासी कम्युनिटीज़ थी, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया जा रहा था। ग्रेजिंग या हंटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और उनको ज़बरदस्ती फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन के अंडर पे, गवर्नमेंट सुपरविजन के अंदर पे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन्स improved well-being for the people. In Assam, both men and women from the forest communities like Santals and Orons from Jharkhand and Gonds from the Chhattisgarh were recruited to work on the tea plantations. Their wages are low and the conditions for work were very bad. They could not return easily to their home villages from where they have been recruited. जो नया वर्क पॉलिसी आई है, जो नई वर्क अपॉर्चुनिटी आई लोगों के लिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी भी साबित नहीं हुई। और कारण ये था कि कुछ कम्युनिटीज़, जैसे हम आपको बताते हैं कि असम में दोनों मैन और वुमेन फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के जो थे, फॉर एग्जांपल संथाला एंड ओरियंस फ्रॉम द झारखंड, छत्तीसगढ़ के गोंड जो थे, उनको अपने अपने गांव से रिक्रूट किया जाता था और चाय के बागानों पर काम में लगा दिया जाता था। और उससे जो उनको सैलरी या जो वेज मिलता था वो भी बहुत ही ज़्यादा कम था। और उनकी कंडीशन जो थी, काम करने की जगह जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये आसानी से अपने घर भी नहीं जा पाते थे जहाँ से इनको रिक्रूट किया गया था। सो ये जो नई ट्रेडिंग पॉलिसी थी, ये आपने देखा कि कुछ तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरी थी और केवल कुछ ही लोगों के लिए, खासकर यूरोपियंस के लिए ही अच्छी थी। खासकर हमारे आदिवासी को सबसे ज़्यादा इनमें सहना पड़ रहा था। उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था, वेजेस कम दिए जा रहे थे, कंडीशन ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे थे, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया जा रहा था, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था, ग्रेजिंग और हंटिंग को बैन कर दिया गया था, उनकी लाइवलीहुड चेंज हो रही थी, उनका ऑक्यूपेशन बदल रहा था, उनकी कुल मिला के उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आज के लिए इतना ही। कल हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिबेलियंस इन द फॉरेस्ट। ओके, थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरी तरीके से दोबारा ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू।